नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। जांच एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश से जुड़े कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध व्यापार का नेटवर्क उजागर किया है, जिसका अनुमानित काला कारोबार लगभग 2000 करोड़ से अधिक का बताया जा रहा है। ये कारोबार सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल समेत कई अन्य राज्यों और सीमा पार नेटवर्क के तौर पर भी फैला हुआ पाया गया है। ईडी और एसआईटी, एसटीएफ ने कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी और कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद कई शहरों में कार्रवाई की गई है। ईडी ने आजमगढ़, झारखंड और गुजरात सहित 25 से अधिक ठिकानों पर छापा मारकर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भी तेज कर दी है। 31 जिलों में 133 फर्मों पर एफआईआर की गई है। पहली बार एनडीपीएस और बीएनएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर तस्करी नेटवर्क तोड़ा जा रहा है। कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध सप्लाई के मामले में ईडी की छापेमारी में कुल 454 बोगस फर्मों का कच्चा चिट्ठा मिला है, जिनके जरिए करोड़ों रुपए का अवैध कारोबार किए जाने की आशंका है। ईडी ने मामले में 3 राज्यों के 6 शहरों में स्थित 25 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। सीएम योगी के निर्देश पर 52 जिलों में 332 औषधि दुकानों और स्टॉक पॉइंट्स की जांच की गई। जांच में सामने आया कि कई प्रतिष्ठान सिर्फ बिलिंग पॉइंट के रूप में काम कर रहे थे और वास्तविक रूप से अस्तित्व में ही नहीं थे। कुछ स्थानों पर पर्याप्त भंडारण व्यवस्था नहीं मिली। कई फर्मों की खरीदी बिक्री के रिकॉर्ड भी नहीं मिले। इनमें से 133 प्रतिष्ठान व्यवस्थित रूप से दवाओं का अवैध डायवर्जन कर इन्हें नशे के रूप में बेचने में शामिल पाए गए। ये नेटवर्क मुख्य रूप से लखनऊ, कानपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच से नेपाल और वाराणसी, गाजियाबाद से बांग्लादेश में सप्लाई कर रहा था। दरअसल उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा राज्यव्यापी अभियान क्रैकडाउन चलाया। इस सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए कई बड़े कदम भी उठाए गए हैं। तो वहीं कफ सिरप मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में न्याय बुलडोजर से मिलता है, लेकिन इस मामले में बुलडोजर का ड्राइवर चाबी लेकर गायब है। उन्होंने आरोप लगाया कि घोटाले में शामिल लोग एक ही जाति से हैं और इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। पूरे प्रकरण की जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। पूरे प्रकरण की जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। जो बुलडोजर न्याय देता था, बुलडोजर कहाँ है? क्या बुलडोजर की चाबी खो गई? बुलडोजर का ड्राइवर बुलडोजर छोड़ करके भाग गया? तो यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं थी, यहाँ तो बुलडोजर चलता था। अब बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि एसटीएफ के लोग शामिल हैं, इसलिए बुलडोजर नहीं चल रहा। एसटीएफ में कौन लोग हैं? जो लोग दबाना चाहते हैं उसमें सबसे ज्यादा जौनपुर के लोग हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ी गंभीरता से इस विषय को लिया है और ईडी जैसी संस्था भी इस पे काम कर रही है और जो भी है सामने देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो दोषी है उसको कहीं न कहीं से सजा मिलेगी। तो कोडीन की तोड़ दी कमर और बड़ा नेटवर्क उजागर हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोडीन कफ सिरप का अवैध कारोबार हुआ, जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने छापामार कार्रवाई की है। ये बड़ा एक खुलासा हुआ है। लगातार जो छापे हुए हैं उसके बाद ये उस पूरे मामले का जो उजागर हुआ, ये पूरा मामला ये कई सवाल खड़े करता है। एक तो सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि कोडीन जो एक कफ सिरप का जो एक अवैध रूप से कारोबार हो रहा था, सिरप को लेकर पहले भी ये इस तरह के मामले देखे गए हैं जो कई सवाल खड़े करते हैं। किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कहाँ तक जायज़ है, उचित है, और ये जानलेवा तक हो सकता है, ये हमारा आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये पूरा जो मामला आया, इसके पीछे जो कमाने का प्रयास किया गया, इसके पीछे जो मिली भगत हुई, इसके पीछे जो लोग भी हैं वो अब शिकंजे में होंगे। लगातार इस पर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन ये एक बड़ा नेटवर्क जो सामने आया है, ये सवाल खड़े करता है कि आखिर इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो कैसे संचालित हो रही हैं, कौन इसका मास्टरमाइंड है। और लगातार एक ही राज्य नहीं, कई राज्यों में इसका जो जाल फैला हुआ मिला है वो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। सीधे चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री हैं डॉक्टर सरजीत सिंह डंग। सरजीत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे मोहम्मद इकलाफ। मोहम्मद इकलाफ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अध्यक्ष हैं फार्मासिस्ट फेडरेशन के सुनील यादव। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुनील जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी। सुनील जी, इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं, देखिए कौन इसका मास्टरमाइंड है, कौन सही है, कौन गलत है, ये हम बाद में आएंगे। लेकिन क्योंकि आप फार्मासिस्ट फेडरेशन से जुड़े हैं, जो कोडीन युक्त कफ सिरप की बात बताई जा रही है, हमें ये समझना पड़ेगा कि इस तरह की जो अवैध कारोबार हैं या लोगों की स्वास्थ्य से खिलवाड़ करके क्या ये एक जरिया कमाई का जो बनाया गया है, ये पहला मामला नहीं है। ऐसे हमने कई मामले देखे हैं और
अलग अलग राज्यों में इसका जाल फैला है, कैसे इसे देखते हैं और ये कैसे फलता फूलता है? नमस्कार राखी जी, बहुत अच्छा प्रश्न और अच्छे विषय पर डिबेट है। वास्तव में ये जो औषधियां हैं, दवाएं हैं, ये व्यक्ति के जीवन और मरण से जुड़ी हुई चीजें हैं। हम जो भी औषधियां बनाते हैं या जो मेडिसिन बनाते हैं, उसका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य देना है। हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, और इसीलिए देश में एक संस्था है, हमारी बड़ी संस्था है, जो इसको पूरा रेगुलेट करती है। ड्रग कंट्रोलर उसको हेड करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी, स्टेट में भी हमारे जो ड्रग कंट्रोलर हैं और एफडीए डिपार्टमेंट है, वो उसको पूरा देखता है। समस्या ये है जो आपने कहा कि हमने पहले ये बताया कि दवाएं जो हैं वो हम स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बनाते हैं, ना कि नुकसान की। लेकिन समस्या वही है कि ऐसे लोग जो अपना हित चाहते हैं, लोगों का नुकसान नहीं देखते अपने हित के आगे, ऐसे जो भी लोग हैं वो हर जगह कहीं ना कहीं अवसर खोजते हैं। और ये बहुत बड़ा एक सिंडिकेट है जिसको अभी तमाम सारे राज्यों में खुलासा हो रहा है। देखिए, दवाएं, हमने जो ये कोडीन है, ये कोई ऐसी जहरीली दवा नहीं है। कोई, अगर एक्चुअली उसको आप देखिए, कोई नारकोटिक्स में नहीं है। ये शेड्यूल एच की ड्रग है। शेड्यूल एच का मतलब ये होता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल्स 1945 में शेड्यूलिंग की गई है सभी दवाओं की। और शेड्यूल एच ड्रग का मतलब ये होता है कि ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। ये दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जा सकती है। तो ये औषधि है और इसको प्रिस्क्रिप्शन के रूप में दिया जा सकता। अब ये काम क्या करती थी? काम हम कराते थे इससे, जो ओपियाइड ड्रग है, एनाल्जेसिक के रूप में देते थे, जो दर्द निवारक थी। और कुछ डोजेज में इसको हम लोग एंटीट्यूसिव बोलते हैं। एंटीट्यूसिव का मतलब कफ सप्रेसेंट, कफ को फार्म ना होने दे, उसके लिए ये दवा दी जाती थी और उसका डोज निर्धारित है। तो हम लोग, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वो किसी भी दवा का जब अध्ययन करते हैं, उस समय ये देखा जाता है कि ये दवा किस डोज पे क्या काम करेगी। उसमें ये बड़ी बड़ी चर्चा है, लेकिन उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एनिमल पे उसको रिसर्च करते हैं, ह्यूमन पे जाके रिसर्च करते हैं, और उस दवा का थेराप्यूटिक डोज क्या होगा, उसकी टॉक्सिक डोज क्या होगा, ये निर्धारण करते हैं। अब वही हमने कहा कि तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे समय में भी अवसर खोज लेते हैं, मानव के स्वास्थ्य में भी अवसर खोज लेते हैं। निहायत ही घिनौना काम है। इस दवा को, चूंकि ये ओपियाइड ग्रुप की दवा है, इसलिए रिस्ट्रिक्टेड है। और इसका उपयोग लोगों ने क्या किया कि कोडीन को, चूंकि उसका एक ड्राबैक है, इसको कहें हम, अगर सामान्य भाषा में, टेक्निकल नहीं जाते हैं, तो ये ड्राबैक है कि वो ओपियाइड ग्रुप की जितनी भी दवाएं हैं वो नशा करती है। थोड़ा सा आदमी हेलुसिनेशन में हो जाता है। तो ऐसे में लोगों ने इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट था, उसके बजाय इसका निगेटिव तरीके से इम्पैक्ट लेना शुरू किया। अब देखिए, इसकी जब हमने जो रिसर्च किया, हमारे फार्मेसी के या साइंटिस्टों ने जो रिसर्च की है, वो इसकी थेराप्यूटिक डोज पे रिसर्च किया है। तो थेराप्यूटिक डोज हम ये उनको 240 mg पर डे का है, यानी लगभग 4 to 4.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हम इसको देंगे। तो इससे हम दर्द कम कर सकते हैं, या आईबीएस में दे सकते हैं, या कफ सप्रेसेंट के रूप में दे सकते हैं। ठीक है। हो क्या रहा है कि इसका ओवरडोजिंग हो गई। जो आपने कहा कि इसका नुकसान यही हुआ, ओवरडोजिंग हो गई, और लोगों ने वो उसको दर्द निवारक के रूप में नहीं लिया और उसके नशे के रूप में लेना शुरू कर दिया। और हमने बताया आपसे कि इसका जो डोज हमने बताया है कि 240 mg से पर डे से ज्यादा नहीं ले सकते, वो भी डिवाइडेड डोज में 4-4 घंटे पर उसको लेना है। और उसको एक साथ जो है वो पूरी शीशियां लोग पीना शुरू कर दिया, जैसा कि संज्ञान में आया। ठीक है सुनील जी। ठीक है, मैं तो वापस आऊंगी। 2 मेहमान और हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आ जाए। सरजीत जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सरजीत जी, क्योंकि एक्शन में योगी सरकार है और लगातार जब छापे हुए, कार्रवाई हुई है, तो आगे ये एक जो नेटवर्क था उसका खुलासा हुआ है। ये बात तो ठीक है कि हम कार्रवाई करेंगे, इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये भी हमें देखना पड़ेगा कि इस तरह की चीज़ें, जहां लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, वहां इतना बड़ा नेटवर्क कैसे फल फूल रहा था जिसके बारे में पता नहीं चला। और अब उस पर खैर कार्रवाई हो रही है, लेकिन और कौन सी ऐसी एक्टिविटी हैं
और ऐसे कहाँ कहाँ इसकी जड़ें होंगी, ये एक बड़ा टास्क हुआ है सरकार के लिए। राकेश जी, एक तो आज मुझे ये प्रसन्नता हुई कि माननीय अखिलेश जी ने ये स्वीकार किया कि न्याय के लिए बुलडोजर चलता था, यहाँ नहीं चल रहा है। उन्होंने बुलडोजर की स्वीकारोक्ति इस प्रकारांतर में कर ली। दूसरी बात, मैं स्वयं एक चिकित्सक हूँ, मैं MD हूँ मेडिसिन में, और कोडीन और कोडीन के प्रोडक्ट अपने मरीजों के हित के लिए, उनके सिम्टम्स को ठीक करने के लिए मैं लगभग 1968 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने लगभग 50 वर्ष हो रहे हैं। दिक्कत कहाँ पैदा होती है? केवल कोडीन ही नहीं, इस प्रकार की कई औषधियां हैं जिनमें ट्रैंक्विलाइजर है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, जो मेंटल केसेस में इस्तेमाल की जाती है। प्रारंभ में तो लोग लेते हैं इसको अपने सिम्टम्स को ठीक करने के लिए, जो लक्षण है उनको दबाने के लिए, और विशेषकर कोडीन जो है ये ओपियॉइड का मतलब हुआ अफीम से बनती है, और जैसा सुनील जी ने कहा उसकी निश्चित मात्रा है, उसमें अगर चिकित्सक ने लिख करके दिया है और निश्चित मात्रा मिली जाए तो वो अमृत है, और वो आपको आराम देगी और आपकी तकलीफ को कम करेगी। कठिनाई यहाँ पैदा होती है कि ह्यूमन नेचर है कि वो कभी कभी अधिक और जल्दी ठीक हो जाए, और जल्दी ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए, उसमें अधिक लेते लेते उसका आदती बनने लगता है। पहले हैबिचुएशन होता है, फिर एडिक्शन हो जाता है, और जो ये बेचने वाले लोग हैं, मनुष्य की जो मानवीय कमजोरी है उसका लाभ उठाते हैं। अब जैसे क्लोनाजिपाम है, अल्प्राजोलाम है, ये भी ट्रैंक्विलाइजर है। अब लिखते हैं कि एक गोली रात को सोते समय लीजिएगा। अब वो क्या करते हैं कि सोते समय ही नहीं, दिन में 4 बार 5 बार ले लेंगे। अंत में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि 10 गोलियां एक साथ ले ली और शरीर शांत हो गया, घर वाले परेशान। अब उसके लिए किसको दोष दिया जाए? योगी जी की सरकार ने पहली बार जब इधर ध्यान गया तो आप सब लोग युद्ध लोग बैठे हैं, हमारे इखलाक भैया भी बैठे हैं, सुन रहे हैं, लगभग 52 जिलों में छापे पड़े थे और सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो गए थे। इधर ध्यान तो गया, ये मामला तो वर्षों से चल रहा है, कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें गई, आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। और ध्यान लेकर के अब इसके जड़ तक जाने की चेष्टा हो रही है। कम से कम ऐसे लोगों को मैदान के बाहर कर दिया जाए एकदम, और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए कि यह जो नशे वाली दवाएं हैं इनको अधिक दाम लेकर के ब्लैक मार्केट में बेचा न जा सके। और इसके लिए डॉक्टरों को भी सावधान रहना पड़ेगा, सरकार को भी सावधान रहना पड़ेगा। और विडंबना ये है कि हमारे यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर जो इन चीजों को देखते हैं उनकी संख्या बहुत सीमित है। मैं व्यावहारिक रूप से जानता हूँ, एक ड्रग इंस्पेक्टर 3-3 जिलों का काम देख रहा है। और अफसोस ये है कि जैसा हमारे यहाँ होता है कि गए नहीं और हस्ताक्षर कर दिया, और आप समझ सकते हैं कि अंदर सर्टेन कंसिडरेशन ये चीजें चलती चली आ रही है। मगर अब सरकार का ध्यान गया है, संख्या बढ़ेगी, मैन पावर बढ़ेगा, और जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं उनको पकड़ा जाएगा, कड़ा दंड दिया जाएगा। ठीक है, चलिए वापस आऊंगे। मोहम्मद इखलाक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है। कुछ बातें जाहिर तौर पर देखिए, एक विपक्ष है, एक सबसे बड़ी बात जो होती है, अखिलेश यादव ने भी अपनी बात को रखा, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, मैं बार बार इस चीज़ पर जोर डाल रही हूं क्योंकि जनता के स्वास्थ्य से यदि जुड़ी चीज़ें हैं तो कम से कम यहाँ तो ये चीज़ें ना हो। इस तरह के अवैध कारोबार जो भी होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं, लोग सरवाइव करते हैं, ये लोगों को सोचना चाहिए। तो यहाँ पर एक तरफ कार्रवाई की बात हो रही है, दूसरी तरफ बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कार्रवाई के बाद सबको सजा मिलेगी और दोबारा ये चीज़ें नहीं होंगी। ये चुनौती सरकार की है, कैसे देखते हैं, कितना इस पर काम होता देखते हैं? देखिए, सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार और सभी को मेरा सलाम। जैसे आपने इस बात की वो आगे बढ़ाया, डॉक्टर साहब ने जो चीज़ बताया मैं उससे बहुत हद तक सहमत हूँ। हमारे बीजेपी के साथी हैं सीनियर, उन्होंने भी इस चीज़ को बताया, मैं उससे सहमत हूँ। मगर आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर ये मामला तूल पे पकड़ रहा है, जगह जगह जांची टीम बैठी है, लोग पकड़े जा रहे हैं,
आप ये मत भूलिए कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव साहब ने, जिन्होंने इस मुद्दे को बढ़ाने का काम अपने मंच से करने का काम किया था, उन्होंने ही सबसे पहले इस चीज को कहा था कि जो कोडिन माफिया लोग हैं, ये कब सिर्फ जब जान चली जाती मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, तब उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार और केंद्र सरकार से कहा था कि ऐसे गिरोह को पकड़े और उनको साफ करने का काम करें। सरकार पहले तो पीछे हटती रही, मगर जब मामला तूल पकड़ता रहा तब जाके कहीं ना कहीं कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती है। और अभी भी जो इस माफिया के सिंडिकेट हैं, जो इस माफिया को चलाने वाले हैं, किनके संरक्षण में इतना सीरप डंप किया जा रहा था, बिक रहा था, उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। बात सरकार करती थी, अभी बीजेपी के साथी ने कहा कि अखिलेश जी ने माना तो कि न्याय के आगे बुलडोजर चलता है या न्याय बुलडोजर से मिलता है। जी नहीं, अखिलेश जी ने ये नहीं माना। उत्तर प्रदेश में तो ये हो रहा है कि कोई अपराधी अगर अपराध करे, न्यायालय से सिद्ध हो ना हो, मगर बुलडोजर चल जाता था। तो जब उत्तर प्रदेश के अंदर इतने बड़े गिरोह का पकड़ा गया आप लोग ने, और पता भी चला और सब चीज साफ भी है, तो आखिर बुलडोजर की क्या हवा निकल गई है? चाबी लेके ड्राइवर भाग गया? क्यों नहीं आप बुलडोजर चल रहा है? क्यों? इसका तो जवाब योगी सरकार को देना चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, बीजेपी के साथी ने, कि जो नशीले पदार्थ हैं, जो नशीले चीजें हैं, नशा ना हो, इस पर रोक लगाना चाहिए। योगी सरकार लगा रही है, तो साहब 10 बजे से 11 बजे तक शराब की दुकानों भी बढ़ाने का, टाइम बढ़ाने का भी फैसला आपकी सरकार ने लिया। क्रिसमस में भी रात में देर तक शराब बिकेगी, न्यू ईयर में भी रात तक देर तक शराब बिकेगी। एक तरफ तो आप कहते हैं कि नशा से मुक्त उत्तर प्रदेश करेंगे, दूसरी तरफ क्या नाम है, शराब की दुकानें बढ़ाने और शराब के टाइम बढ़ाने का काम भी योगी सरकार लेती है। तो दोहरा चरित्र की राजनीति मत करिए। विपक्ष में हम हैं, जनता के मुद्दों को उठाना हमारा आदरणीय अखिलेश यादव साहब का हक है, और इस चीज पे वो डटे हुए हैं। जितनी भी परेशानी विपक्ष में जनता को देखने को मिलेगी, आदरणीय अखिलेश यादव साहब अपने मन से जनता के हक के लिए लड़ते रहेंगे। और हम अभी भी सरकार से मांग करते हैं कि इस गिरोह को जल्द से जल्द पकड़े और इसके सिंडिकेट की माफिया को पकड़े, और देखें किन अधिकारियों ने इस दवा की अप्रूवल दी थी और ये कहाँ कहाँ डंप थी, उन सबको ऊपर पकड़े। और जैसा इनका न्याय करने का तरीका है, बुलडोजर चलाएं। क्यों नहीं आखिर चला रहे हैं बुलडोजर? क्यों उसको गैराज में खड़ा करके रखे हुए योगी सरकार? इस बात का जवाब देना पड़ेगा। तो ये मांग समाजवादी पार्टी की हमेशा रही है। अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता के साथ हैं, लगातार उनसे जुड़े हुए मुद्दे होंगे, हम लोग उठाते रहें। ठीक है सुनील जी, क्योंकि एक बात यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, कार्रवाई होगी, कब तक होगी, छापे हुए हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में संलिप्तता बिना मिलीभगत के नहीं हो सकती। इस चीज़ को मोहम्मद इखलाक जी भी समझ सकते हैं, इस चीज़ को सरजीत जी भी समझ सकते हैं, मैं और आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि कहाँ किसको कितना कितना हिस्सा गया। आपने ये नहीं सोचा कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हम कर रहे हैं, आपने अपने फायदे के लिए, पूरी चेन काम करती है। देखिए, यदि मैं सोचूं कि जो ये सिरप बना रहा है बस वहीं से सारी चीज़ें हो जाएंगी, नहीं। आप जहां से बनकर आ रहा है, वो सप्लाई हो रहा है, वो कहां जा रहा है, उसमें जो लोग उसे बढ़ा रहे, और प्रॉपर यदि प्रशासन के स्तर पे भी देखें तो हर चीज चेक होती है कि कौन सी चीज कहां आ रही है, कैसे डिलीवर होनी है। तो ये तो देखिए एक बड़ी चेन है जिसमें कार्रवाई होगी और धीरे धीरे और चीजें इसमें खुलकर आएंगी। लेकिन ये एक सख्ती सरकार की तरफ से जो है और जो एक्शन की बात हो रही है, वो प्रशासनिक लेवल पे भी देखना पड़ेगा कि इस चेन में जो प्रशासन से जुड़े हुए लोग थे उनकी संलिप्तता कितनी थी, और क्या उनकी कमाई उन्हें शासन से और अपने काम से इतनी भरपाई नहीं हो पाती कि उन्हें लोगों की जान से खिलवाड़ करके ऊपर से पैसा कमाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। तो एक मैं सुझाव के तौर पर भी आपसे चाहूंगी, इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? राखी जी, बहुत मैं धन्यवाद दूंगा अपने दोनों साथी पैनलिस्ट का कि बिना किसी राजनीतिक परिवेश के परिप्रेक्ष के इन्होंने अपनी बात कही है। बहुत अच्छी बात है ये कि सभी को मिल करके ऐसी चीजों पे काम करना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको आंकड़े बताना चाह रहा था कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में डीआई के केवल 109 पद सृजित हैं, एडीसी के 18 और ड्रग कंट्रोलर का 1 पद। अब आप ये सोचिए कि जिस प्रदेश में लाखों दुकानें थोक की और रिटेल की, मतलब 1-2 लाख नहीं 3 लाख से ऊपर है, और तमाम सारी कंपनियां हैं हमारे पास, ऐसे में क्या 109 डीआई इसको कंट्रोल कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और पूरा ड्रग का जो इन्फोर्समेंट सिस्टम है वो इन्हीं ड्रग इंस्पेक्टर्स पे हमारे निर्भर है। और उत्तर प्रदेश में लगभग 3.5 लाख
के आसपास बैचलर फार्मासिस्ट और मास्टर फार्मासिस्ट और पीएचडी फार्मासिस्ट वो पंजीकृत है जो इसके लिए योग्य है। अब आप समझिए कि हमने बहुत पहले, जब मैं फार्मेसी काउंसिल में चेयरमैन था, तब मैंने एक प्रस्ताव भेजा था गवर्नमेंट को कि आप कम से कम ब्लॉक लेवल पे 2-2 डीआई ना तैनात कर पाइए तो एक डीआई तैनात करिए जो कि कायदे से वहां की दुकानें उनको महीने में एक बार तो देख ले। आज कंडीशन ये है कि लखनऊ इतना बड़ा है, लखनऊ में मात्र 2 डीआई हमारे पास। सर अभी डॉक्टर सरजीत सिंह सर कह रहे थे कि एक डीआई के पास 3-3 जिले का चार्ज है। तो आप इन्फोर्समेंट सिस्टम को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, जो मेरा सुझाव है, तब तक ये बिल्कुल ही ये कुछ भी नहीं हो सकता है। जो इस तरीके के लोग हैं वो अपना काम करते रहेंगे। हाँ, इस बार एक चीज ये जरूर अच्छी लगी है कि इन्फोर्समेंट सिस्टम में तमाम सारी हमारी और जो एजेंसियां हैं वो सपोर्टिव हो गई हैं और ये होना चाहिए जब तक और एजेंसियां। लेकिन मेरा मानना है कि ड्रग इन्फोर्समेंट सिस्टम को अपने आप में मजबूत करना पड़ेगा, डीआई की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, ड्रग कंट्रोलर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और इनको पावर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बल्कि मुझे लगता है कि जो पुलिसिंग है उसका एक पार्ट एफडीए के साथ जोड़ना पड़ेगा। और अभी तो केवल एक चीज पे आप चर्चा कर रहे हो, चूंकि अभी ये उजागर हो गया है, बहुत सारी चीजें हैं। आप नकली दवाओं पे बार बार आप ही लोग चर्चा करते हैं, कई बार मैं बैठा हूं आपके साथ। नकली दवाएं मतलब क्या भाई? आप फर्जी तमाम सारे लोग रैपरिंग कर ले रहे हैं, रैपर अलग बना दे रहे हैं, दवाएं गलत बना दे रहे हैं, मरीज के जिंदगी के साथ, मानव के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो कि इस तरीके के माफिया है, ड्रग माफिया है, उनको निश्चित रूप से जेल के सलाखों के पीछे जाना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट हो। और मैं तो ये भी कहता हूँ उसमें जो हमारा अधिकारी भी अगर शामिल हो, चाहे वो उच्च स्तर का अधिकारी हो चाहे नीचे स्तर का अधिकारी हो, चाहे वो दवा को बेचने वाला आदमी हो और चाहे वो खाने वाला भी जो लेके जा रहा है वो भी, सबको दंड मिलना चाहिए। और इतना कड़ा दंड मिले कि फिर दोबारा वो इस तरीके का गुनाह करने की हिम्मत न कर सके। तो मुझे जो लगता है कि अगर इन्फोर्समेंट सिस्टम को मजबूत किया जाए, सर्चिंग सिस्टम को मजबूत किया जाए और जो आईएमए के नियम है, जो हमारी पीसीआई के नियम है, जो एमसीआई एक्ट के अंतर्गत तमाम सारे नियम बने हुए हैं, उसको फॉलो होना चाहिए। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कैसे दवाएं मिल रही है? बिल्कुल ठीक है। आप ये देखिए कि किसी फार्मेसी पे आप मैक्सिमम फार्मेसी पे जाएंगे, मेरा फार्मासिस्ट कैसे दवाएं बिक रही है वहां पे? अगर फार्मासिस्ट होता तो निश्चित मानिए कि उस दुकान से कम नहीं जाता, क्योंकि उसको डर है, वो जिम्मेदार पर्सन है। सुनील जी, आपका सुझाव अच्छा था और पूरी कोशिश ये होगी कि इस माध्यम से, क्योंकि सरजीत जी भी हमारे साथ हैं, उनके माध्यम से ये जिम्मेदारों तक मैसेज पहुंचे। और इसके लिए सरकार तो काम कर ही रही है, एक्शन हुआ है, विपक्ष ने भी बहुत सारी चीजें रखी हैं, लेकिन असल में कहां से चीजों को रोकना है, ये एक सुझाव बहुत अच्छा है। उस पर यदि काम होगा तो शायद इस तरह से लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं होगा। फिलहाल समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कोडिन सिरप का अवैध कारोबार है और अब जागी यूपी सरकार है। बहुत लंबे समय से ये चीजें चल रही थी। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। कार्रवाई तो कम से कम आप कर रहे हैं, एक्शन में तो आप नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तो खुल गया नेटवर्क, उजागर हो गया, तो आप इस पर एक्शन ले रहे हैं। बाकी उन चीजों का क्या जो इसके पीछे से और संचालित हो रही होंगी, उस पर भी मॉनिटरिंग करने की और सर्चिंग करने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।